नमस्कार दोस्तों, आज से एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म बुक से, जिसमें 28 सेट दिया हुआ है। एएलपी सीबीटी 2 में दो पार्ट से प्रश्न रहते हैं। पहला पार्ट में जो रहता है उसमें कितना रहता है, 100 प्रश्न रहता है जिससे मेरिट बनता है, और दूसरा पार्ट में जो रहता है वो 75 प्रश्नों का रहता है जो सिर्फ पास होना रहता है। पहले जो 100 प्रश्न रहते हैं उसमें से जो है वो मैथ से कितने रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग का कितने क्वेश्चन रहेंगे, 25 रहेंगे, कभी कभी जीके का भी 10 प्रश्न रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कितने प्रश्न रहते हैं, तो 40 प्रश्न रहते हैं। टोटल कितने हुए, 100 प्रश्न। इसी से मेरिट बनता है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं यही 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ, तो आप पूरा जरूर देखिएगा, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है JIR और क्या दिया हुआ FEN। यहाँ से ये किस सीरीज में, तो J से F देख रहे हैं तो ये -4 गया हुआ है। I से E अगर देखते हैं तो क्या है, ये भी -4 है, और R से देखते हैं तो ये भी -4 है, यानी -4 4 -4 सभी में किया गया है। तो इसमें से देखना है कि ऑप्शन में कौन सा जो है वो 4 गया। तो यहाँ पर डी में देखते हैं कि B से जो है x गया, क्या है, B से x गया जो -4 है। B से -4 करेंगे तो x होगा, C से -4 करेंगे तो y होगा, और L से -4 करेंगे तो h होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा D हो जाएगा, क्या है, D हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में जो है टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा। तो TOPI के टॉपिक को लिखा जा रहा है WRSLF है। यहाँ से देखते हैं T से W गया, कितना है, +3 किया गया है। O से R गया है, +3 है। P से S गया है, +3 है। I से L गया है, +3 है। C से F गया है, ये भी +3 है। तो बस हमें वीडियो में भी क्या करना है, वीडियो में +3 सभी में कर देना है। तो यहाँ से +3 करेंगे तो ये y हो जाएगा, I से +3 करेंगे तो L होगा, और D से +3 करेंगे तो क्या होगा, G होगा, E से +3 करेंगे तो H होगा, और O से +3 करेंगे तो R होगा। हमारा कौन सा आंसर आ गया, YIGHR। आंसर जो हमारा हो जाएगा, सॉरी YIL है, I से +3 गया है तो L होगा, तो YLGHR कौन सा है दूसरा का, तो वो है B, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या है, B हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किन दो चिन्हों और दो संख्याओं, ना कि अंकों को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। अब यहाँ प्रश्न में है कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि हमारा जो है ये समीकरण सही हो जाएगा। तो आप गुना करके देखिए, 2 में गुना है, 1 में भागा है, और 1 में प्लस है, यानी 1 में भाग दिया हुआ है, 1 में प्लस है, 2 में गुना है। तो हम गुना का ही एक बार देखते हैं, ऑप्शन ए से चेक कर लेते हैं। तो 5 × 3 - 9 + 8 भागा 2 है ना, = 10 आना चाहिए। ये समीकरण जो है वो सही बैठना चाहिए। तो 5 ये क्या होगा, 15 - 9 प्लस क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 19 - 9 = 10, यानी ये 10 = 10 दोनों जो है बराबर हो रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन ही मिल जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो आइए रख लेते हैं 42, और एक जगह पर क्या है, भाग है, तो 42 भाग 7 × 13 + 87 - 12 = ये निकालना है। बस सिंपल सा अब क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर देना है, बोर्ड मास लगा देना। तो 6 × 13 जो होगा ये 87 और माइनस ये हो जाएगा 12। अब इसे और सिंपल करेंगे तो ये 78 + 87 - 12 165 - 12 ये हो जाएगा कितना, 153। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा, क्या है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में 43 को 96 लिखा जाता है, उसी तरह करेक्ट को 89 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जनरल को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे ही यहाँ अंकों में दिया हुआ है, सबसे पहले जो है
TARNISH जो है इसका स्थानीय मान कितना होगा। इसका क्या है, T के 20 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 14 होगा, I के 9 होगा, S के 19 होगा और H के जो है वो 8 आएगा। सबको क्या कीजिए कि जोड़ दीजिए। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 20 21 21 18 39, इस तरह का जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 89 आ जाएगा। कितना 89। लेकिन यहाँ पर आ रहा है क्या है 96, यानी इसमें से और भी 7 जोड़ा गया है अलग से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, 7 अलग से जोड़ा गया है, तब आया है 96। अब करेक्ट में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो करेक्ट का होता है 3, सी का 3 है, ओ का 15 है, आर का 18 है, फिर आर का 18 है, ई का जो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, सी का 3 और टी के 20। टोटल कितना हो रहा है 82, लेकिन दिया कितना है वो है 89। करेक्ट में कितने लेटर है 3 3 6 1 7, तो 82 प्लस 7 कितना हो गया 89 हो गया। यानी हमारा ये दोनों जितना लेटर है वो भी अलग से उतना जोड़ा जाता है। अब निकालना किसका है जनरल का, क्या है जनरल का। तो जनरल का जी का हो जाएगा 7, ई का हो जाएगा कितना 5, एन का 14, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। जब सब जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है ये 62 हो जा रहा है। और लेटर कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 7 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या है बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग में पेंटागोनल पिरामिड जो है वो पहचानना है। एक फिगर दिया हुआ है उसमें पेंटागोनल पिरामिड को पहचानना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है ये त्रिभुजाकार है। क्या है त्रिभुजाकार है, ये जो है वो त्रिभुजाकार है। अगर हम बी की बात करें तो ये है वर्गाकार। क्या है वर्गाकार है, देखिए वर्गाकार है। ये सी वाला जो है वो पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार है। और ये जो है ये षष्ठभुजाकार है, षष्ठभुजाकार पिरामिड है। ये सभी पिरामिड है, लेकिन जो है त्रिभुजाकार, वर्गाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार। हमें कह क्या रहा है पेंटागोनल यानी पंचभुजाकार। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे चित्र में प्रदर्शित 3 mm मोटे टेम्पलेट को गलत तरीके से विमांकित यानी डायमेंशन किया गया है। कितने डायमेंशन गलत तरीके से दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्या है डायमेंशन हमें देख लेना है कितने तरह के किए गए हैं। तो 1 डायमेंशन, 2 3 4 5 6 7 8 9 किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये 9 में जो है एक सिर्फ ये 15 वाला जो यहाँ पर किया गया है ये सही है, ये 15 सही है। बाकी सब जो है वो गलत तरीके से किए गए हैं। क्या है गलत तरीके से। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कितना 9 में से 1 गया 8। आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें जो कितने डायमेंशन हो सकते हैं क्या है ये 15 है, इसके जो ऊपर होगा ये 45 होगा। सबसे कम वाला जो है वो नीचे लिखा जाता है। क्या है नीचे लिखा जाता है, उसके बाद है ऊपर लिखा, ये हो जाएगा 45 का। और यहाँ से जो हम देखेंगे तो ये होगा कितना, ये होगा 32 का। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 70 का होगा। क्या होगा 70 का होगा। और यहाँ तक जो डायमेंशन है सभी एक तरफ ही लिखा जाना चाहिए। ये जो होगा 80 एक तरफ लिखा जाने, छोटा से बड़ा तक के लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा ये होगा 32 70 और 80। यहाँ से डायमेंशन ये भी निकल जाएगा, जो यहाँ पर 80 दिया हुआ है ये यहाँ पर हो जाएगा। और ये नीचे जो होगा ये 35 का होगा। क्यों 35 का, क्योंकि ऊपर से हम नहीं देख पाएंगे कि कहाँ कटा, तो फिर आपको इस तरह के करके ऊपर लिखना होगा तब होगा, नहीं तो ये 35 का। तो टोटल यहाँ पर जो है वो 6 तरीके से डायमेंशन इसमें लिख सकते हैं आप। 6 डायमेंशनों की न्यूनतम संख्या जो होगा 6 होगा। लेकिन यहाँ करा कितने डायमेंशन गलत तरीके से दिखाए गए हैं, तो टोटल 9 है और एक जो है वो सही 15 वाला है। तो 9 में से 1 गया कितना 8। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2 कोनों का योग 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अगर 2 कोनों का योग 90 डिग्री है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री होता है। 2 कोनों का योग अगर 90 डिग्री है उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अगला प्रश्न है कि 35 - 28 - 60 भाग 4 + 26 भाग 13 का मान निम्न में से किसके बराबर है।
तो बस इसे सिंपल हल करना है। ये हो जाएगा 35 माइनस 28 माइनस 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 35 माइनस 28 माइनस 17, हो जाएगा 35 माइनस 11 कितना हो गया 24। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा का औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। क्या है? कुल समय हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। कुल दूरी जो हुआ 60 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर प्लस कितना है 140 किलोमीटर। और कुल समय कितना है? जो 60 किलोमीटर है वो चला जा रहा है 80 के स्पीड से, 100 किलोमीटर चला जा रहा है 90 के स्पीड से, और 140 किलोमीटर जो है चला जा रहा है कितना 120 के स्पीड से। तो ये हो गया कुल दूरी ऊपर वाला, नीचे कुल समय। बस इसे हल कर देना है। तो ये हो जाएगा 300 बटा 3 बटा 4 प्लस 10 बटा 9 प्लस 7 बटा 6। यहाँ पर हो जाएगा 300 और जब ये करेंगे तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा 36 और ये हो जाएगा 109। इसे काट पीट कीजिएगा, आ जाएगा 99.08 जो है किलोमीटर पर आवर। क्या है? किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में जो है वो खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या ज्ञात करें? कोई गोला है और उसको क्या है बनाना है तार में, ठीक है ना, वो भी 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आयतन बराबर कीजिए। तो तार का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। क्या है? गोले का आयतन हो जाएगा। तार का आयतन पाई इंटू 0.4 बटा 2 के स्क्वायर गुना एच, क्योंकि कितनी लंबाई का होगा भाई, कितने खींचा जा रहा है, और बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 12 इसका व्यास है, 2 करके रेडियस निकाल लेते हैं और ये क्यू करते हैं। यहाँ से क्या है एच निकल जाएगा 4 गुना 6 गुना 6 गुना 6 अब बटा 3 गुना 0.2 गुना 0.2। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 7200 सेंटीमीटर। क्या है? 7200 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। हल करना, इसे हल कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 520 एक 21, यानी यहाँ पर अगर ये हट जाएगा तो यहाँ 21/5 आ जाएगा और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी ये 5 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। अब 21 क्या हो जाएगा 63 और 63 अब 5 कितना हो जाएगा 63 और 5 जो हो जाएगा 68। क्या है? 68। तो इतना के अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 68/21। फिर ये 21 ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 21/68। अब इसे हमें हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/157/68। ये 68 ऊपर चला जाएगा, 68/157 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जा रहा है? तो आंसर हमारा हो रहा है वो हो रहा है बी। क्या है? बी आ रहा है 68/157। यानी हमें क्या करना है कि सिंपली अपना हल करते चल जाना, यहाँ से फिर इसको उलट देंगे, फिर यहाँ से हल करेंगे, इसे उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा 68/157। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 के गुणनफल के अंतिम अंक जो है वो क्या हो जाएगा? तो सबका अंतिम अंक का सिर्फ गुना कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 6 चौ 24 और 24 बचे 20 आ जाए, यानी लास्ट में 4 है, 5 से 5 20 जीरो आ जाएगा। आंसर जो है अंतिम अंक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी आ जाएगा, अंतिम अंक 0 आ जाएगा। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। क्या है? फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तो ये लंबाई व्यक्त करता है। क्या है? लंबाई। क्योंकि एक फर्मी बराबर जो हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, एक फर्मी बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्या है? 10 के पावर -15 मीटर होता है। फर्मी द्वारा नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है। क्या है? नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या है? जूल होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ के बराबर होता है? तो 10 के पावर
7 अर्ग के बराबर होता है। क्या है? 10 के पावर 7 अर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रेखीय संवेग के आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग जो है वो कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है संडासी, हाथ का पंजा, क्रिकेट बैट और सेफ्टी बल्ब किस लीवर के उदाहरण है? संडासी, हाथ का जो है वो पंजा, क्रिकेट बैट और सेफ्टी बल्ब किस लीवर के उदाहरण है? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो तृतीय श्रेणी के उदाहरण है। कितने का है? तो यह है तृतीय श्रेणी का। तृतीय श्रेणी के उदाहरण में क्या होता है कि कोई यहाँ पर अगर ये है तो ये आलम्ब है। क्या है? आलम्ब है। यहाँ पर क्या किया गया है? प्रयास किया गया है। और यहाँ पर जो है वो W है। क्या है? भार जो है वो यहाँ पर है और ये आलम्ब है और यहाँ पर से जो है प्रयास किया गया, इसे बोलते हैं तृतीय श्रेणी के लीवर। क्या है? तृतीय श्रेणी के लीवर। फुटबॉल को लात मारना, अग्रिसंडासी, मुख के जबड़े, क्रिकेट बैट का प्रयोग, सिलाई मशीन को पैर से चलाने का भाग, डॉक्टरी चिमटा आदि जो है वो तृतीय श्रेणी के उदाहरण है। अगर द्वितीय श्रेणी की लीवर की बात करें तो वह है नींबू निचोड़ने का मशीन, बोतल ओपन करना, दरवाजा, एक पहिया का कूड़ा गाड़ी आदि जो ये सब होता है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रोबार द्वारा 600 किलोग्राम भार को उठाने के लिए जो है वो प्रयास तथा यांत्रिक लाभ जो है कि गणना कीजिए, जबकि आलम्ब से भार की दूरी 10 सेंटीमीटर तक प्रयास की दूरी जो है वो 4 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि प्रयास गुना प्रयास भुजा बराबर होता है भार गुना भार भुजा होता है। क्या है? भार भुजा होता है। ये लीवर का क्या है? सिद्धांत है। यहाँ पर प्रयास निकालना है और प्रयास भुजा कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कितना? 4 मीटर। 4 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो 400 हो जाएगा। प्लस भार कितना दिया हुआ है? 600 किलोग्राम। और भार भुजा कितना दिया हुआ है? तो देख लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या है? 10 सेंटीमीटर गुना 10 कर दीजिए। यहाँ से हमें प्रयास निकल जाएगा। प्रयास बराबर जो हो जाएगा 600 गुना 10 बटा 400। ये दोनों काट देंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 से, ये 3 से, ये 5। 5 तिया जो है वो 15 kg वेट हो जाएगा। क्या है? 15 kg वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है? 2 गो आ रहा है, एक 15 kg ले। लेकिन एक और निकालने के लिए करा है यांत्रिक लाभ भी है। तो यांत्रिक लाभ बराबर जो होता है, लाभ बराबर होता है भार अब बटा क्या होता है? आयास। क्या होता है? आयास। तो भार बटा आयास होता है। भार यहाँ पर कितना हो गया? तो भार यहाँ पर 600 हो गया। आयास या प्रयास वही हुआ तो कितना हो गया? तो ये निकला हमें 15। तो 600 बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा? ये 40 आ जाएगा। क्या है? ये जो है वो 40 आ गया और एक आ गया 15। 15 और 40 का ऑप्शन कौन सा है? तो वो ऑप्शन ए में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 गुना 20 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु पर 50 किलोग्राम का बल लगाने पर उसका प्रतिबल जो है वो क्या होगा? प्रतिबल। तो प्रतिबल जो फार्मूला होता है, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर बल कितना लगा रहे हैं? 50 kg वेट लगा रहे हैं और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा कितना? 50 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास ये कट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.5 kg वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन में जो है डी है। क्या है? डी है। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 19वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक घोड़ा और एक कुत्ता एक गति पर दौड़ रहे हैं। यदि घोड़े के भार कुत्ते के भार से 5 गुना अधिक है तो उनकी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? गति ऊर्जा का अनुपात जो है वो क्या होगा? तब सबसे पहले अनुपात है के लिए क्या करना होता है? घोड़ा का गति ऊर्जा निकालना होगा। क्या है? घोड़ा का गति ऊर्जा अब बटा क्या निकालना होगा? कुत्ते का गति ऊर्जा, कुत्ते का गतिज ऊर्जा। यहाँ से हम करते हैं हाफ mv कितना है? ये 5 गुना है किसका? घोड़ा का 5 mv स्क्वायर
और इसका जो है कुत्ते का क्या है हाफ mv², क्योंकि कह रहा कि घोड़ा और कुत्ता की एक गति से दौड़ रहे हैं, यदि घोड़े का भार कुत्ते के भार से 5 गुना है तो भार जो है हम यहाँ पर 5 लिख दिए हैं और यहाँ पर तो एक ही है m रखे हैं। जब इसे काटपीट करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा वो 5:1 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 ही अलग है, बाकी सब सेम है। 5:1 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक और डायरेक्ट की गति ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पर है, मास पे है। इससे भी डायरेक्ट आप देख के मार सकते थे 5:1। अगला है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर है। अगर हाइड्रोमीटर की करते हैं तो वस्तु का जो है, वस्तु का क्या नाम है, घनत्व। क्या है? वस्तु का घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय जो है वो दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और थर्मामीटर जो है जिसे टेम्परेचर मापा जाता है शरीर का। और एक और भी कई बार पूछा जाता है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। इससे भी जो है उच्च तापमान, क्या है, उच्च तापमान को हम मापते हैं, उच्च तापमान को मापते हैं। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर P से जो है वो R गया है तो यहाँ पर +2 है, और R से U गया है तो +3 है। यहाँ पर देखते हैं M से O गया है +2 है, O से R गया है ये भी +3 में है, B से D गया ये +2 है, D से G गया ये भी +3 में। तो ये तीनों तो सिमिलर है, तो निश्चित है कि हमारा आंसर जो होगा वो D होगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं, G से J गया है तो ये +3 है, और J से M गया है ये भी +3 है, यानी ये +3 का है, तो आंसर हमारा होगा D हो जाएगा। क्या है? D हो जाएगा। कह रहा है कि शब्द जो है किंगडम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा, DGIKMNO होगा। उसके बाद कह रहा है इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में श्रृंखला कितना है, यानी के से लेके हमको ओ तक में कितने अक्षर हैं। तो के से ओ तक के है KLMN ओ तो आ ही गया, कितने अक्षर है, तो ये 3 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब ये प्रश्न है, इसमें देखना है सीरीज वाले के 426 से जो है 426 से 423 कितने पे गया है, तो ये यहाँ पर जो है वो -3 किया गया है। और यहाँ पर से 423 से जो गया है कितना 414 गया है, यानी यहाँ पर जो किया गया है वो कितना 6 3 9 किया गया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर किया गया है। अब यहाँ से 414 से देखते हैं, 414 से कितना गया 387। अगर ये देखते हैं 14 13 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। ये 27 जो है इसे 3 के क्यू लिख सकते हैं, यानी ये जो है वो 3 के क्यू पे गया है। 387 से 306 जो है 3 के पावर 4 गया होगा, और 306 से अब जो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 के पावर 5 माइनस में करना है। तो 3 के पावर 5 माइनस जब करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्या है? 63 करने के बाद तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार जो है वो एक समान है और एक जो है वो भिन्न है। उस पद को चुनिए जो हमें भिन्न मिल रहा है। तो ई से जो है वो आई गया है, ये है +4, ई से +4 करें। आई से एफ जो है वो -3 है, एल से पी गया है वो भी +4 है, और पी से एम गया है वो -3 है, पी से टी जो गया है वो भी +4 है, और टी से क्यू गया ये -3 है, यू से क्यू गया है तो ये -4 है, और क्यू से टी जो है वो +3 है। तो हमारा डिफरेंस कौन सा आ रहा है, इसमें -4 और +3 है, क्या है +3, जबकि सब में +4 और -3 था, तो ये उल्टा है। आंसर हमारा जो है यही मिल गया, डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ऐसे प्रश्न को तो आपको ऑप्शन से ही
चेक करना होगा, कोई भी एक ऑप्शन रखना होगा, तब देखना होगा कि समीकरण सही बैठ रहा है या नहीं। यहाँ पर हम सी को ले लेते हैं, यहाँ देखते हैं भाग और गुना के चेंज करके, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 96 भाग जो है वो 24 प्लस 16 गुना 4, तो ये हो जाएगा कितना 14 माइनस 4 प्लस 16 गुना 4, ये 14 माइनस 4 प्लस 64 क्या है प्लस 64, हो जाएगा 78 माइनस 4, ये हो जाएगा 74, जो कि हमारा 74 यहाँ भी है। तो आंसर हमारा जो है वो सी सही बैठ रहा है। आपको चेक करना ही होगा, आप जितना जल्दी बोर्ड मास लगा के चेक कर सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का कितना होता है? तो वो होता है 180 डिग्री। अगर कोई पूछ ले वृत्त के कितना होता है तो वो होता है 360 डिग्री। पंचभुज के अगर कोई पूछ ले तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, क्या है 540 डिग्री। और षष्ठभुज के अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। अष्टभुज के अगर पूछ ले तो 1080, क्या है 1080, इस तरह है कुछ है, वो ध्यान रख सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा? ये 360 डिग्री। अगला प्रश्न है कि इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। कौन सा व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं? अगर मान लिया कि आइसोमेट्रिक हो, क्या हो? आइसोमेट्रिक हो, इसमें क्या कहता है कि तीनों फेस जो होता है घन का, तीनों फेस जो है प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं, क्या है समान कोण बनाते हैं। अगर मान लिया कि डायमेट्रिक हो, क्या हो डायमेट्रिक हो, तो इसमें क्या होता है कि डायमेट्रिक व्यू में घन के दो फेस प्लेन, क्या है दो फेस प्लेन जो है वो समान कोण बनाते हैं, क्या है समान कोण बनाते हैं। और ट्राइमेट्रिक, क्या है ट्राइमेट्रिक में जो होता है वो क्या होता है कि तीनों फेस, क्या है तीनों फेस प्लेन के साथ जो है प्लेन के साथ असमान बनाते हैं, क्या है असमान कोण बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है तीनों जो है वो समान बनाएंगे, इसमें जो है दो समान बनाएंगे, किस डायमेट्रिक में दो समान कोण बनाएंगे, और इसमें जो है वो तीनों जो है एक दूसरे से असमान कोण बनाएंगे। तो आंसर हमारा जो होगा ट्राइमेट्रिक व्यू हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला है, वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य व्यू के कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतहें होती हैं। वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर जो है सतहें कितनी है? तो इसमें तो पहले देखना है कि इसमें कितने सतह, तो एक तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, एक दूसरा अगर हम करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको मानते हैं 3 हो जाएगा, इसको करते हैं 4 हो जाएगा, ये जो है 5 हो जाएगा, ये वाला जो है 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 तो हमारे पास हो गया। अब 6 के पीछे भी तो एक होगा 7, 5 के पीछे भी तो एक होगा, ये 8 हमारे पास जो है वो ऊर्ध्वाधर है ना? कितने हैं? ऊर्ध्वाधर है 8, 6 2 कितना 8 जो है टोटल हो गए ऊर्ध्वाधर है। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी और डी समानुपात में है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बीच का मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो मध्यानुपात हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं, b बटा ए बराबर d बटा सी, यानी बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। अगर माना कि मध्यानुपात x है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा x हो जाएगा, ये x बटा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। बस इसे हमें क्या करना है? सोल्व करना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ से और सिंपल करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए डी इंटू बी सी प्लस ए डी इंटू बी सी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि हमें ए डी बराबर बी सी रख दिए, क्या है ए डी बराबर बी सी जो ये है यहाँ रख दिए। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी डी प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। फिर रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी के
स्क्वायर, यानी x बराबर जो हो जाएगा ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। क्या है? ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? बी हो जाएगा। बस इसे सिंपल थोड़ा तोड़ना है, यही इसमें पूछ रहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1.05 और 2.1 का एलसीएम क्या होगा। फ्रैक्शन में जैसे ही दिया हुआ है इसे P बाई क्यू के रूप में कर लीजिए, तो 105/100 हो जाएगा, यानी इसको 21/20 लिख सकते हैं। और दूसरा 2.1 को लिख सकते हैं 21/क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो एक है 21/20, एक है 21/10। अब इन दोनों का जो है हमें एलसीएम ले लेना है। तो P बाई क्यू का एलसीएम तो क्या होगा? ऊपर वाला जो एलसीएम हो जाएगा 21 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है CF हो जाता है तो 10 हो जाएगा। तो 21/10 यानी 2.1 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? तो वो हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18 वस्तुएं और 15 15 की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपया थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इसे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। 18 वस्तुओं का जो है वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15, क्योंकि 15 के औसत से बेचे गए तो 15 गुना 18 कितना हो गया? 270 रुपया। और 12 वस्तुओं की लागत कीमत कितनी है? ये हो जाएगा 12 और 16 के औसत से बेचा गया था, अधिक किया गया था, कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो 12 गुना 16 कितना हो जाएगा? 192 रुपया। अब कह रहा 6 वस्तुओं की औसत लागत मूल्य कितना हो जाएगा 6 वस्तुओं के? तो 270 माइनस 192 अब बटा 6 कर देंगे तो हो जाएगा। तो 270 जो है वो 18 के है, अब 12 के 192 उसमें से घटा के 6 से भागा देंगे तो आ जाएगा। तो 78/6 कितना हो जाएगा? 13 रुपया। क्या है? 13 रुपया। आंसर जो हमारा हो जाएगा प्रत्येक की लागत में तो क्या है? 13 रुपया आ जाएगा। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपया देना पड़ा। बाद में 12.5% के लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा गया? तो 600 तो में खरीदा गया, 40 रुपया उसे और सिलाई लगे, यानी 640 रुपया जो होगा क्रय मूल्य हो गया, समझो। अब विक्रय मूल्य करना है 12.5% के लाभ पे, तो 640 गुना 112.5 अब बटा 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 720 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25 की वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। एक्स वाई का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा 100 है, यानी x गुना 7 गुना 9 अब बटा 100 बराबर बाई गुना 16 गुना 5.25 अब बटा 100 है। क्योंकि दोनों को तो बराबर है तो हमारा इक्वेट कर दिए हैं साधारण ब्याज को। बस यहाँ से x बटा बाई को हल करेंगे तो 16 गुना 5.25 अब बटा 7 गुना 9 यानी 4/3 आ जाएगा। अनुपात कौन सा हो जाएगा? सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी दोलित्र पर अवमंदक बल वेग के समानुपाती होता है तो समानुपातिक नियतांक का मात्रक क्या होगा? कह रहा है कि किसी दोलित्र पर अवमंदक बल वेग के समानुपाती होता है तो समानुपातिक नियतांक का मात्रक क्या होगा? अवमंदक बल F जो है प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी F बराबर जो है वो K V होगा, जहाँ K जो है वो बीमाहीन है। K बराबर जो है F/V हुआ। F पर न्यूटन हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ये हो जाएगा kg सेकेंड पर सेकेंड। क्या है? kg पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि समानुपातिक नियतांक का मात्रक कह रहा है, यानी इसका निकालना है k का। क्या है? k का जो है वो बीमा निकालना है, मात्रक निकालना है। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई तक पहुंचता है तो इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड होती है। गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? मान लिया कि है जो गेंद जो है यहाँ से फेंका गया था, क्या है? फेंका गया था, और यहाँ तक पहुँचने में यहाँ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड लगता है। क्या है? यहाँ पर जो है वो इसका 10 है, यहाँ से ये अधिकतम ऊंचाई तक यहाँ गया। क्या है? ये जो है वो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम
ऊंचाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा लेते हैं कि v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। g जो है वो नीचे आया, तो v जो है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। u कितना है, 10 पे, क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू जी का मान 10 होगा और ये h होगा। h जो हमें निकलेगा ये इतने ही दूरी का h हमें, क्योंकि यहाँ मान लेते हैं u बराबर 0, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ v बराबर 0, तो इतने के ही हम h करके निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 10 के 100 बराबर 20 गुना h। h बराबर कितना हुआ, 100/20 यानी 100 यानी 5 है। ये 5 है, लेकिन 5 तो आधी ऊंचाई और भी गया था तब 10 मीटर पर सेकेंड से, तो h यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। तो 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला है विराम की अवस्था से गिरती हुई दो चीजें द्वारा यात्रा के चौथे सेकंड तथा 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। n सेकंड में जो तय किया जाता है Sn बराबर u + a/2 × 2n-1 होता है। ये यानी g भी कर सकते हैं, क्योंकि वो विराम की अवस्था से गिरती हुई दो चीजें हैं, तो a की जगह पर आप g भी लगा सकते हैं। u यहाँ पर क्या है, 0 है और a बराबर g है। s 4 सेकंड बराबर होगा g/2 × 2 × 4-1 बराबर 7g/2 हो जाएगा। और s 5 में हो जाएगा g/2 2 × 5-1 हो जाएगा 9g/2 हो जाएगा। यहाँ पर से जो हो जाएगा s5 बराबर 7/9, क्या है, 7/9। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, 36 के बी होगा। 37 नंबर प्रश्न का है, एक कूली एक संदूक को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में जो है वो 1 मिनट लेता है, लेकिन एक दूसरा कूली उसी संदूक को उतनी ही ऊंचाई तक उठाने में जो है वो क्या करता है, 30 सेकंड लेता है। दोनों कुलियों की शक्ति का अनुपात हमें ज्ञात करना है। शक्ति P बराबर होगा किया गया कार्य बटा लिया गया समय। तो P1/P2 बराबर जो हो जाएगा T2/T1, यानी ये 30 सेकंड लेता है, ये 1 मिनट लेता है, यानी 30/60 सेकंड में कर देते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। पृथ्वी के से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है। गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का जो है हमें मान ज्ञात करना होगा। क्या है, ज्ञात कर शक्ति का मान सर्वाधिक कहाँ होगा, तो आंसर जो होगा वस्तु के पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले के क्षण होगा। क्या है, वस्तु के पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले के क्षण पे होगा। 75 केजी द्रव्यमान के एक पुल्ली से उठने के लिए 250 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ती है। यदि रस्सी 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊपर उठता है तो पुल्ली निकाय की जो है वो दक्षता होगी। तो यहाँ पर जो क्या है कि भार W बराबर जो होगा वो mg होगा, यानी 75 × 10 यानी कितना हो जाएगा, 750 न्यूटन हो जाएगा। अब प्रयास P बराबर कितना है, 250 न्यूटन किया गया है। तो यांत्रिक जो लाभ हो जाएगा, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार 750 बटा प्रयास क्या है 250, कितना हो गया, 3 आ गया। क्या है, 3 आ गया। तो उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, वेग अनुपात निकालना होगा। वेग अनुपात होता क्या है, यहाँ पर ये देखते हैं। वेग अनुपात बराबर होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास के द्वारा चली गई दूरी बटा भार के द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास के द्वारा क्या है 12 मीटर और भार के द्वारा जो है कितना, 3 मीटर। तो ये हो गया 4 जो हमारे पास वेग अनुपात निकल गया, और ये यांत्रिक लाभ हो गया। तो हमें दक्षता बराबर जो होता है, दक्षता बराबर होगा यानी इफिशियंसी बराबर होगा यांत्रिक लाभ। क्या है, फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात होता है। क्या है, वेग अनुपात होता है। इसे कर सकते हैं 3/4 × 100 बराबर 75%। क्या हो जाएगा, 75% सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें क्या क्या फार्मूला यूज हुआ, एक तो यांत्रिक लाभ बराबर जो होता है वो भार बटा प्रयास होता है। क्या है, प्रयास होता है। एक फार्मूला हुआ वेग अनुपात, ये काफी ये सब इंपॉर्टेंट है। वेग अनुपात बराबर होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा, क्या है, भार द्वारा चली गई
दूरी होता है। और एक दस्ता बराबर फार्मूला होता है, दस्ता यानी एफिशिएंसी बराबर होता है यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। क्या है? वेग अनुपात। बस ये 3 फार्मूला हमें इस प्रश्न में यूज हुआ है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का शीतलन नियम में किसका विशेष रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्टीफन के नियम में। क्या? स्टीफन के नियम। तो न्यूटन के शीतलन नियम में डी थीटा बाई डी टी बराबर जो होता है ई ए सिग्मा टी 4 माइनस टी नोट के पावर 4, जहाँ जो है वो ई जो है वो क्या है? पिंड का उत्सर्जकता है, और ये जो है यही स्टीफन कांस्टेंट है। क्या है? स्टीफन नियतांक है। क्या है? स्टीफन नियतांक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर प्रश्न बनाना है। सभी जो है वो चुंबक क्या है? वो ध्रुव है, यानी ये जो हो जाएगा ये चुंबक हो जाएगा। क्या है? चुंबक है। और सभी चुंबक क्या है? तो ये है ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। उसके बाद कह रहा है कि सभी ध्रुव जो है वो क्या है? दूरबीन है। सभी ध्रुव जो है वो दूरबीन है। क्या है? दूरबीन है। उसके बाद है कुछ दूरबीन जो है वो क्या है? कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। ये हो जाएगा कंप्यूटर है। अब इससे निकालना है सभी जो है वो दूरबीन चुंबक है, तो ये तो गलत है। कुछ ध्रुव जो है वो कंप्यूटर है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार है। अगला है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 लड़का है और 6 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में इस तरह खड़े कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुंह किए हुए है, यानी एक इन सब का इधर मुंह है और इन सब की अगर बात करते हैं तो इधर मुंह है। अगर हम इधर रखते हैं ABCD, इधर लड़का का रखते हैं तो ये क्या है? लड़की का है। क्या है? लड़की का। अब कह रहा है जी उस लड़की के दाईं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए है, यानी यहाँ पर अपने 6 को हम भाग दें 3 4 और ये 5 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब एक रखते हैं कि जी उस लड़की के दाईं बगल में खड़ा है। अगर मान लिया कि यहाँ पर हम जी देते हैं, दाईं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुंह किए हुए हैं। क्या है? ई की ओर मुंह किए हुए, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। क्या है? ई हो जाएगा। डी और ई के बीच में केवल बी है। डी और ई के बीच में केवल बी है। डी और ई के बीच में केवल जो है बी है। बी है। एफ ए के बाईं ओर बगल में है। एफ जो है ए के बाईं ओर बगल में है। क्या है? बगल में है। सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है। सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है। आई एच के बाईं ओर बगल में खड़ा है। आई जो है आई है वो क्या है? एच के बाईं ओर बगल में और ए की मुंह की ओर किए हुए है। एल जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। एल जो है वो क्या है? वो जे के बाएं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा जे हो जाएगा। ये बच गया के हो जाएगा। इस तरह है। प्रश्न में कह रहे कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में खड़ा है? डी के बाईं ओर बगल में कौन सा खड़ा है? तो वो हो जाएगा आंसर ए। क्या है? ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आकृति में कितने त्रिभुज है? तो आप इसे काउंट करने बैठिएगा, काफी लंबा जाएगा। ये सब प्रश्न को आप पहले से देखे रहिएगा तभी आंसर आ सकता है। आंसर जो हमारा इसका हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा ए। टोटल जो इसमें कितने हैं? 36 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 36 त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा इस तरह के फिगर में कितने? 36। निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं ई से क्या है? जे गया है। ई से जे गया है, +5 किया हुआ है। और जे से क्या करेंगे तो नहीं पता है, लेकिन टी से बाई देखते हैं तो ये भी जो है +5 है, यानी जे से जो जाएगा जे +5 करेंगे तो हमारा जो ओ आएगा यहीं पर जो होगा एक ओ हो जाएगा, और ओ का एक ही ऑप्शन है, तो हमारा सीधी आंसर डी आ जा रहा है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि कह रहा है कुछ गणितज्ञ तार्किक विचारक है। कुछ जो है वो गणितज्ञ जो है, कुछ नहीं, सभी गणितज्ञ जो है वो क्या है? तार्किक विचारक है। ये हुआ तार्किक विचारक और ये हो गया गणितज्ञ। और कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक है। ये जो है यहाँ पर ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। और कुछ वैज्ञानिक जो है वो मूर्ख है। क्या है? ये मूर्ख है। यहाँ पर जो हो जाएगा ये
मूर्ख है। अब निष्कर्ष पे आना है, कुछ वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। कुछ वैज्ञानिक तो मूर्ख नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो नहीं के टर्म है तो ये नहीं होगा। कुछ तार्किक विचारक वैज्ञानिक नहीं है, ये भी नहीं के टर्म है, तो आंसर हो जाएगा ये नोट। तो स्पष्ट है कि ये दोनों अनुसरण नहीं करता। एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछता है कि कुछ तार्किक विचारक जो है वो वैज्ञानिक नहीं है, ये सब वाला जो है वो वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सही नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव में आ रहा है, तो नहीं है, ये भी गलत होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं क्योंकि ये भी कुछ में सही कर देते हैं, ये भी कुछ में सही कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कि दोनों अनुसरण करते हैं, ये मार दीजिएगा तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि एक वृत्त है ना एचपी और बीपी दोनों के जो है लंबता है तो इसके पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू जो है हमें क्या बनता है। तो इस तरह के अगर हम प्लेन में देखते हैं तो ये जो होता है वो क्या होता है, बीपी होता है, और ये जो है वो एचपी होता है। क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन होता है। और कह रहा है कि दोनों के लंबता है। क्या है? दोनों के जो है कोई वृत्त है जो लंबता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त ही बनेगा। साइड व्यू जो क्या हो जाएगा, एक वृत्त ही बनेगा। वृत्त के सम्मुख दृश्य जो है फ्रंट व्यू तथा शीर्ष दृश्य है ना टॉप व्यू एक रेखा प्राप्त होगा। टॉप व्यू जब देखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एक रेखा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि दर्शाए गए आलेख चित्र शीर्षक ब्लॉक टाइटल ब्लॉक में दर्शाई जाती है तो इससे ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? तो प्रक्षेप की विधि। ये पढ़ना है, ये है जो प्रक्षेप की विधि है। यदि प्रथम कोणीय प्रक्षेप नीति एंगुलर प्रोजेक्शन प्रोसेस को दर्शाता है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप विधि में ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर जिस दिशा में देखता है उसे उल्टा दिशा में प्रक्षेप बनता है, और द्वितीय प्रक्षेप विधि में ऑब्जर्वर जिस दिशा में वस्तु को देखता है प्रक्षेप जो है उसी दिशा में बनता है। तो हमारा हो जाएगा क्या है कि प्रक्षेप का ये विधि है ज्ञात करने का, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। सममितीय दृश्य आइसोमेट्रिक व्यू किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यू किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक मापनी द्वारा। क्या है? वास्तविक मापनी द्वारा बनाया जाता है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे जो है क्या है, साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9900 और 7 वर्षों में 11,700 हो जाती है। वही धनराशि 8.2/3% की साधारण ब्याज दर से 2.1/4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 3 वर्षों में जो हो जाएगा 4 से 7 3 वर्षों बराबर ही हो जाएगा। 11,700 में घटा देंगे 9900 तो कितना आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। 4 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4/3 गुना 1800 यानी 2400 आ जाएगा। क्या है? 2400 आ गया। मूलधन बराबर कितना होगा, 9900 माइनस 2400 जो ब्याज आया 4 वर्षों में, तो यानी कितना हो गया, ये 7500 आ गया। मूलधन 7500 क्योंकि 4 वर्षों में जो है ब्याज हमको पता है 2400 है और मूलधन 9900 है, तो हमारा जो हो जाएगा अति क्या है, ये मिश्रधन जो है 9900, तो मूलधन अति ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा कितना, 7500 4 वर्षों में। अब दर बराबर क्या है, 26.3% है। और समय कितना दिया हुआ है, तो 4 दूनी 8 है 9, 9/4 वर्ष है। बस ब्याज निकाल लेना है। ब्याज बराबर हो जाएगा 7500 गुना 26 गुना 9 और नीचे हो जाएगा कितना, 100 गुना 3 गुना 4। बस इसे कैलकुलेट कीजिएगा 1462.5 आएगा। क्या आएगा, ये ब्याज आएगा। कह रहा है कितनी हो जाएगी, तो 7500 में से वो जोड़ना होगा कितना, 1462.5। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है आंसर जो हमारा हो जाएगा, सी 162.50। चलिए 50वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए जो है वो कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो वो 12 दिनों में और ये 20 दिनों में। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या है, 60 आ जाएगा। एक जो है 12 दिनों में, ये 20 दिनों में, एलसीएम लिए तो 60 आ गया। इसका क्षमता 5, इसकी क्षमता 3 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किए हैं। 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 5 3 8 गुना 6 हो जाएगा। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। अब सी जो इसमें है कितना है और उसका क्या क्षमता है वो नहीं पता है हमें, यानी सी अगुना 12 दिन करता है तब ये 60 काम हमारा हो जाता है। ये तो ऑलरेडी 8 गुना
चेक कर चुके हैं। 8 छक 48, इसमें से घटा देंगे, सी गुना 12 बराबर ये हो जाएगा 12। तो सी का जो हो जाएगा, सी का मतलब क्षमता ये है, एक्स जो हम यहाँ पर क्षमता माने हैं, या सी भी मान सकते हैं। एक्स बराबर जो हमारी हो जाएगा, यानी सी की क्षमता जो हो जाएगा वो क्या हो गया, 1 आ गया। क्या है, 1 आ गया। अब 1 तो आ गया, कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले क्या था, हम सी की क्षमता निकाल लिए। अब ए और सी मिलके काम करना है, ए का क्षमता कितना है 5 है और सी का, यानी 6 क्षमता से काम करना है, लेकिन 2/3 भाग को, तो 60 टोटल काम है और उसको 6 क्षमता से करें तो 10 दिन में किए हैं। क्या है, 10 दिन में किए हैं, लेकिन करना क्या है, 2/3 भाग को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो 10 आया है 10 और गुना 2/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20/3, यानी 6.2/3 दिन। दिने को कर लीजिए, टोटल काम जो है 60 में से 2/3 कीजिए, या उस तरह कीजिए, या फिर यहाँ पर देख लीजिए आप ये कर सकते हैं 60/2/3, ये हो जाएगा कितना 40, और 40 है 40/6 करेंगे तो कितना होगा, ये 3 अब 20, फिर भी आया ना 20/3, यानी 6.2/3 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है, करुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि को 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है। यदि वह एक माह में 5544 की बचत करता है तो वह किराए पर कितनी धनराशि जो है वो खर्च करता है। तब माना कि जो है वो कुल आय जो है वो कितनी है, कुल आय बराबर जो है वो x है। क्या है, x है। अब प्रश्न से x गुना उसमें से क्या है 30% जो है राशन पे खर्चा करता है, और जो बचता है उसमें से 20% किराए पे करता है, और जो बचता है उसमें जो है वो 45% बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है, तब जाके वो बचाता है 5544 रुपये। यानी x में से सब खर्चा किया है और उसमें से जो है बचता है कितना 5544। तो ये हो जाएगा x गुना 0.7 गुना 0.8 गुना 0.55 बराबर 5544। x का मान आ जाएगा कितना 5544, अब बटा हो जाएगा 0.7 गुना 0.8 गुना 0.55, यानी 18,000 हो जाएगा। अब 18,000 तो उसका जो है वो इनकम है, उस पर किराए का खर्चा कितना करता है, तो मासिक राशन पर शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में जो है वो खर्चा करता है। क्या है, किराए के रूप में खर्चा करता है। तो किराए पे खर्च x जो है गुना 1 माइनस 30 पहले कर देंगे, 30% जो मासिक राशन पे खर्चा करने के बाद जो बचता है उसका जो है ना 20% खर्चा करता है। तो ये हो जाएगा 18,000 गुना 7/10 गुना 1/, ना कि डायरेक्ट 20% निकालना, पहले 30% खर्चा कर लेता है, जो बचता है उसका 20% करता है। 60/10 गुना 1/5 बराबर ये हो जाएगा 2520। 2520 आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे बार ग्राफ 3 विभिन्न कंपनियों को दिया गया है, 2001 से 2005 के बीच निर्मित पेपरों 1000 में आंकड़ों को दर्शाता है। किस कंपनी के 5 वर्षों का औसत उत्पादन जो है वो सबसे कम रहा है, ये हमें देखना। औसत उत्पादन तो सबको पहले तो करना है, कंपनी एक्स के देखेंगे तो 75 प्लस 81 प्लस 78 प्लस 87 प्लस 84 बटा 5 करेंगे, ये हो जाएगा 405/5 बराबर 81,000 होगा। अगर कंपनी इसी तरह बाई के करेंगे 80 प्लस 86 प्लस 83 या प्लस 92 या प्लस 89 या बटा 5, तो हो जाएगा 430/5 बराबर 86,000। और कंपनी जेड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 83 प्लस 89 प्लस 86 प्लस 95 प्लस 92 बटा 5 बराबर 445/5, यानी 89,000। एक 81 86 89 है, सबसे कम किसका रहा, तो एक्स का रहा 81। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सबसे कम औसत उत्पादन कंपनी एक्स का रहा। अगला है, यदि एक्स बराबर इतना है तो एक्स का भिन्न संख्या में हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.236 पे रेकरिंग एक्स बराबर है, और इसे लिख सकते हैं 236 माइनस 23 अब बटा क्या होता है 9 पे 2 शून्य, यानी ये हो जाएगा 213/900। आंसर कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन जो हो रहा है वो ए हो रहा है। क्या है, ए हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में
जो कि 45 डिग्री पर है में डाली जाती है, पानी का परिणामी तापमान क्या होगा? तो कैलोरीमीटर के सिद्धांत द्वारा पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा। तो फार्मूला होता है m1s गुना T1 माइनस T1 बराबर m2s T माइनस T2, अब प्लस ये ध्यान रखिएगा m2l। l क्यों ये है? तो ये क्या होता है कि 0 डिग्री जो है वो बर्फ से 0 डिग्री पानी तक आने में जो लगता है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ml होता है, क्या है? ml यूज होता है। यहाँ पर जो m है कितना है? तो 20 ग्राम पानी है। ये जो m है ये पानी का है, क्या है? पानी का। ये जो है वो किसका है? बर्फ का है, क्या है? बर्फ का। तो 20 गुना पानी का जो s होता है स्पेसिफिक हीट वो 1 होता है, गुना 45 डिग्री से T तक में आएंगे, और ये जो है बर्फ है जो m5 है, और गुना इसका भी 1 होता है, s 1 होगा, और ये होगा गुना T माइनस 0 डिग्री तक पे आएगा, अब प्लस 5 गुना 80 होगा। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 80 मान होता है। तो 5 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री से 0 डिग्री ये वाला बनने में क्या है? 80, 5 गुना 80 करना है। बस इसी को आपको सोल्व करके T का मान निकालना है, क्या है? T का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 900 माइनस 20T बराबर 5T प्लस 400, 25T बराबर हो जाएगा कितना? 900 माइनस 400 कितना गया? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। T बराबर आ जाएगा 500 बटा 25 यानी 20 डिग्री C। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। बस ये फार्मूला को ध्यान रखना होगा, क्या है? ध्यान रखना होगा कि कैलोरीमीटर के सिद्धांत के द्वारा पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा। तो लोग ना यहीं पर लेकर छोड़ देते हैं, ये वाला टर्म को ध्यान देते ही नहीं है, क्योंकि बर्फ जो है वो पहले 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी तक बदलेगा, वहां ml का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है किसके? तो वो होता है चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर से। विद्युत वाहक बल E बराबर जो फार्मूला होता है वो d∅/dt होता है, क्या? d∅/dt। अगला प्रश्न है कि एक गेंद 36 से 30 डिग्री के कोण पर तल से लुढ़कने में कितना समय लगेगा? सिर्फ यहाँ पर एंगल दिया हुआ 30 डिग्री के कोण पे। तो अनंत तल पर लुढ़कती हुई गेंद का त्वरण A बराबर जो होता है वो G sin थीटा बटा 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर होता है, क्या है? 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब गेंद एक गोला है, अतः इसकी घूर्णन त्रिज्या जो होगा k बराबर जो होगा वो कितना होगा? 2/5 r स्क्वायर होगा, क्योंकि गेंद एक गोला है। A बराबर कितना हो जाएगा? G sin थीटा बटा 1 प्लस 2/5 हो जाएगा, यानी 5/7 G sin थीटा हो जाएगा। तो 5/7 G का मान दिया हुआ है 9.8 रखना है, इंटू साइन 30 डिग्री, क्या है? साइन 30 डिग्री यहाँ पर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 5/7 गुना 9.8 गुना 1/2 बराबर 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा कितना समय लगेगा? अब समय निकालें, यहाँ पर हमें A निकल गया है। अब समय के लिए क्या करना होगा? फार्मूला लगाना है गति के द्वितीय समीकरण। S बराबर जो होता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, जहाँ u बराबर जो हो जाएगा वो 0 होगा। प्रश्न में S बराबर भी कुछ दिया हुआ रहना चाहिए, तभी कितना समय लगेगा पता चलेगा। तो S अगर मान ले के 7 अगर रहता तभी से बनाते हैं 7 बराबर 0 प्लस हाफ इंटू 3.5 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी t होगा t स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 7 गुना 2/3.5 बराबर कितना हो गया? 4। टी स्क्वायर बराबर कितना? 4 आ गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 2। आंसर जो हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड आएगा। तब जब एस बराबर 7 है, जो कि ये मिसिंग है, तो ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? किस स्थिति में? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाया जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर। अगर मान ले कि कोई बंद कुंडली हो, इस तरह का बंद हो, तो या तो इसके अंदर क्या है वो क्षण चुंबक को ले जाइए, या जो है कुंडली को ही क्षण चुंबक की ओर ले जाने पर जो है विभवांतर प्रेरित होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये जो है वो लेंज नियम के अनुसार होता है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी
पथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह उस कारण का विरोध कर सके जिससे वह उत्पन्न हुई हो। चलिए अगला है, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? किस कारक पे? तो निर्भर जो करता है वो चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य पर निर्भर करता है, कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबक की गति चाल पे करता है। कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? क्यों पहनने चाहिए? तो बिजली के झटके से बचने के लिए। अगर गलती से कुछ टच हो जाता है तो उससे बचने के लिए नहीं जो है रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए, यानी बिजली के झटका ना लगे। चलिए अगला है, इलेक्ट्रिक आयरन की हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम में जो है वो 70% क्या होता है? निकेल होता है। क्या है? निकेल होता है। और 30% जो होता है वो क्या होता है? क्रोमियम होता है। क्रोमियम होता है। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। यहाँ संबंधित, तो बी से ए गया है, क्या किया गया? -1। ओ से एम गया है, -2 किया गया है। तो सी से -1 करेंगे तो बी होगा, और पी से -2 करेंगे तो एन होगा, यानी हमारे पास जो आएगा वो बी एन आएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला कथन पढ़े और अगले प्रश्न का उत्तर दे। कह रहा है कि A4B का अर्थ है बी ए की माँ है, A3B का अर्थ है बी ए का पिता है, A5B का अर्थ है बी ए का पुत्र है, A7B का अर्थ है बी ए की बेटी है। तो ये हमें निकालना है, इस तरह के है। तो यहाँ पर जो है B4Q है, यानी जो Q है वो P की माँ है। क्या है? माँ है। और Q3R है, इसका मतलब हो जाएगा R जो है वो Q का पिता है। क्या है? पिता है। और R7S है, मतलब S जो है R की क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है। यहाँ पर लगा सकते, यहाँ पर Q हो जाएगा, इसका पिता ये R हो जाएगा, ये जो है S हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा, ये पिता, और ये जो है Q जो है वो माँ हो जाएगी किसका? P के। तो ये क्या हो जाएगा? मौसी। क्या हो जाएगा? मौसी हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 62 के ए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित जो है वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पेंसिल, स्टेशनरी, नोटबुक। तो स्टेशनरी में ये दोनों आता है। अगर ये स्टेशनरी है तो ये पेंसिल होगा, ये नोटबुक होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी होगा। चलिए, क्या कक्षा में मॉनिटरों की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है? तर्क, हाँ, सभी कक्षा मॉनिटर घमंड पूर्वक व्यवहार करते हैं। दूसरा, नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव जो है वो विकसित होता है। तो केवल जो है वो तर्क जो है सेकेंड क्या होता है? पुष्टि करता है, फर्स्ट नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी होता है। मोहन चलना शुरू करता है, वह पहले दक्षिण दिशा में जाता है। क्या है? पहले वो क्या करता है? वो दक्षिण दिशा में जाता है, फिर वो अपनी बाईं ओर, पहले ये दक्षिण दिशा में जाता है, वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता कुछ दूर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। क्या है? दाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। यदि वह अपनी बाईं ओर, अब यदि वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और पुनः कुछ दूर चलता है, तो वह मोहन किस दिशा में चल रहा है? ये जो चल रहा है वो पूरब दिशा की ओर चल रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 65 के सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है? विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जाती है? तो मौखिक भी ली जाती है, लिखित भी ली जाती है, और सांकेतिक भी ली जाती है, और चित्र रूप भी ली जाती है। एक और रूप होता है वो क्या होता है? चित्र रूप भी ली जाती है। ये 4 तरह के जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों को, अभिव्यक्ति को ली जाती है। तो यहाँ पर जो होगा इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला है मध्यम ग्रेड पेंसिल निम्न में से कौन सी नहीं है? मध्यम ग्रेड इनमें से जो है वो कौन सी नहीं है, ये बताना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 9H जो पेंसिल है मध्यम ग्रेड पेंसिल नहीं है। 9S जो है वो कठोर ग्रेड पेंसिल होता है। अब क्या है ना कि पेंसिल के 3 टाइप होते हैं। क्या है? 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है कठोर, क्या है? कठोर ग्रेड का। दूसरा टाइप जो होता है वो मध्यम ग्रेड का। क्या है? मध्यम ग्रेड का होता है। तीसरा जो होता है वो होता है
नरम ग्रेड का, क्या है, नरम ग्रेड का। अब कठोर ग्रेड में कौन कौन सा आता है तो देख लीजिए, 9H आएगा, 8H आएगा, 7H आएगा, 6H आएगा, 5H आएगा। अब 4H तक जो होता है वो कठोर ग्रेड आता है। और उसके बाद हम करते हैं मध्यम ग्रेड। तो मध्यम ग्रेड में आता है 3H, 2H, H, HB और B जो है वो आता है किसमें, मध्यम ग्रेड में आता है। और नरम ग्रेड की बात करें तो 2B, 3B, अच्छा सॉरी नरम ग्रेड 4B, 5B, 6B और 7B, ये सब जो आता है वो किस में आता है, नरम ग्रेड में। तो इसे ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न इससे पूछा जाता है। चलिए अगला है ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं। D1 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज जो है वो क्या है, D1 की अगर बात किया जा रहा है। यहाँ D0 जो होता है वो होता है 1500 गुना 1000 गुना 25 का। अगर D1 की बात करें तो 1000 गुना 700 गुना 25 होता है। D2 की बात करें तो 700 गुना 500 गुना 15 होता है। और D3 की बात करें तो 500 गुना 350 गुना 15 होता है। यहाँ पर पूछ रहा है D1 का, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1000 वाला। 1000 वाला कौन है, हमारा ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो सबसे कम है वो सबसे ज्यादा 1500 है, 1500, 1000 और 25 का है। D1 क्या होता है, ये 1000 यहाँ आ जाता है और फिर ये घट के 300, 700, ये 25 हो जाता है। फिर ये 700 यहाँ आ जाता है, इसमें 200 इस बार घटता है और ये 15 हो जाता है। और ये 500 यहाँ पर आता है, इसमें 150 घटता है। यानी शुरुआत में आप देख लीजिए कि कितना घट जा रहा है। तो 500 का यहाँ पर 1500 से 1000 जाता है, ये फिर 300, फिर 150 हो जाता है, 200 और फिर क्या होता है 150 के घटता है। तो ये आप थोड़ा याद कर सकते हैं, जैसे भी हो ट्रिक लगा के। आंसर हमारा हो जाएगा D1 का A। साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री का जो है वो मान क्या होगा। तो जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। जब इसे हल करेंगे तो √3 + 3 + 2/2√3 हो जाएगा कितना, 5 + √3/2√3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो D हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 70 नंबर जो प्रश्न है वह A और B केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। बिंदु C दीर्घ चाप AB पर स्थित है। यदि कोण OAC बराबर 35 डिग्री, कोण OBC बराबर 45 डिग्री, तो लघु चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान क्या होगा। तो एक जो है वो क्या है, पहले इस तरह का एक वृत्त है, यहाँ पर एक जो है त्रिभुज है, ये हो जाएगा इस तरह का होगा, ये A है, ये C है, ये B है और यहाँ से ये जो हो जाएगा ये केंद्र से है, यहाँ पर R हो जाएगा, ये O है और ये जो है यहाँ से इसे मिला दीजिए। ये जो है 35 डिग्री है और ये कितना है, ये 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है और ये हमको थीटा निकालना है। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर R है। त्रिभुज AOC में कोण OAC बराबर कोण OCA बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज BOC क्या है, BOC यहाँ पर जो ये है वो है BOC में हो जाएगा कोण OBC बराबर कोण BCO बराबर कितना, 45 डिग्री। तो कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, कोण ACO प्लस कोण BCO, यानी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो गया कितना, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 + 50 3 80 डिग्री हो गया। तो कोण जो है AOB बराबर हो जाएगा 2 गुना कोण ACB, यानी 2 गुना 80 डिग्री यानी 160 डिग्री। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, B होगा। क्या है, B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सरल करना है। जब इसका निकालेंगे रूट में, इसका 15 आएगा, ये 15 जब इससे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 1 169, यानी फिर उसके बाद जो आएगा वो कितना क्या आएगा, ये दोनों के जोड़ के 13 क्या आएगा। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा। यहाँ पर 225 का जो वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा, फिर इसे 225 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 आएगा। और ये 154 प्लस
15 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 169 आएगा जो 13 के बराबर होगा। अब 108 में 13 जोड़ेंगे, 108 में 13 जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा 121 जो होगा 11 के बराबर होगा। 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, रूट 36 जो कि 6 के बराबर होगा। और 10 प्लस 6 जो है वो 16 रूट में होगा यानी 4 के बराबर होगा। तो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे जो है आप नीचे को हल कीजिएगा तो इस सबको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस इसे जब करेंगे 0.4 के अति है तो ये 0.4 नहीं है, गुना है तो 4 चौ ये 16 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे तो 308 हो जाएगा, 308 प्लस 16 324 आ जाएगा जो कि 18 के बराबर है। तो ये 18 हो जाएगा यानी 4/18 2 और 9 यानी 2/9 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा बी होगा। नेक्स्ट है एक टैंक में 2 इनलेट है ए और बी से जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 और घंटे और 28 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। ए का जो है वो 32 है और बी का कितना है 28 है। दोनों का लेंगे तो 224 जो आएगा कुल कार जाएगा। इसकी 7 क्षमता होगा, इसकी 8 क्षमता होगा। अब ए तथा बी को बारी बारी से यानी 2 घंटा का काम होगा कितना 7 प्लस 8 बराबर 15 कार्य होगा, 15 कार्य होगा। अब अगर मान लिया कि इसको 15 गुना 15 225 को क्या करना होगा, अगर 225 रहता तो कितना होता 15 गुना 15 कार्य करते हैं तो 225 होता है यानी 30 घंटा समय लगता तब जब 225 कार्य रहता है। 224 अप्रोक्सीमेट जो यहाँ पर देख लीजिए घंटा उतने में दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 30 घंटे। ये निकटतम होगा, आंसर डी होगा। 2 धनात्मक संख्याओं को लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त के गुणनफल 36 है। दोनों संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्या हमें ज्ञात करना है। अब फार्मूला होता है ए गुना बी यानी 2 धनात्मक संख्या है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अब ए गुना बी बराबर जो है क्या कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो 36 है। लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल 36 है, या तो इसका 36 या ए गुना बी बराबर 36 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर जो है वो 5 दिया हुआ है। हमारे पास जो है 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए माइनस बी जो दिया हुआ है 5 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 36 क्या है 4 गुना 36 टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 169 यानी 13 यानी ए प्लस बी बराबर जो आ गया है 13 आ गया है और ए माइनस बी बराबर 5 है। तो ए हमसे निकल जाएगा कि नहीं, तो ए निकल जाएगा कितना हो जाएगा ए मैंने 5 प्लस 13/2 कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब बी जो हो जाएगा 13 माइनस 5/2 कर दीजिएगा तो 4 यानी 9 और 4 आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जो है वो 4 और 9, आंसर हमारा 73 के बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होगा। अब जी कहाँ से आया था, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया। एफ बराबर होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से ये जी का मान जी आता है जहाँ जी बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा सी। क्या होगा, सी हो जाएगा। कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, डायमेंशन भी पूछ लिया जाता है। बीमीय सूत्र m-1 L3 T-2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जी का मान कणों की प्रकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह साथ ही कणों के मध्य उपस्थित माध्यम से भी स्वतंत्र रहता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सदैव जो है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम में जुड़े 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया जाता है। बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। यानी 2 वोल्ट के 3 गो जुड़ा हुआ है तो जुड़ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 6 यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। क्या है, 6 वोल्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। 90 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा h बराबर g/2 इंटू 2n-1 होगा। n के जगह पर 4 सेकंड रखेंगे। g का मान 10/2 2 गुना 4 -1 बराबर 5 हो गया। 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 7 5 35 मीटर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा, क्योंकि जब गिराया गया है तो u बराबर जो होगा वो
जीरो होगा, शुरुआत में जो है जीरो। एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त होती है? अगर उच्च गति से चल रही है तो वो गति ऊर्जा से युक्त होती है। क्या है? गति ऊर्जा से युक्त होती है। अगला है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी के एक वस्तु पर बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी पर जो है विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर जो होता है वो F S cos थीटा होता है, यानी 10, और कह रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर, क्या है? 2 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर cos थीटा बराबर जो है वो वन मान हो जाएगा, 10 20 जूल हो जाएगा। क्या है? 20 जूल हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयले और पेट्रोलियम के संबंध में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये है कि ये पृथ्वी पर मौजूद असीमित संसाधन है, तो ये हमारा जो है वो क्या है? वो गलत है। आंसर हो जाएगा सी। असीमित नहीं है, क्या है? हमारे पास सीमित है कोयले और पेट्रोलियम, तो आंसर हो जाएगा बी। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति इंगित करती है? इसका जो सही आंसर होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का। क्या है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का। अगर मान लिया कि ये चुंबक है, जो क्या हम दर्शाते हैं, अगर एन से है और ये एस से है, अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ से जो एन से निकलेगा, एन से वो कहाँ जाएगा? एस की तरफ जाएगा। ये जितनी जो लाइनें हैं वो एस की तरफ इस तरह जाती है। क्या है? इस तरफ एन से एस की तरफ बाहर से ये लाइनें जो है वो जाएगी। आप इधर से कर रहे एंट्री हो रहा है, एस की तरफ जो जितना भी होगा वो लाइनिंग एंट्री होगा एस की तरफ, और जो बाहर निकलेगा वो किसके तरफ से है? तो वो है एन की तरफ से। यहाँ जो है ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर की बात है, लेकिन चुंबक के जो अंदर होता है मैग्नेट के, वो जो जाती है वो किधर जाती है? एस से एन की ओर। ये देखिए यहाँ अंदर इस तरह जाती है। ये ध्यान रखें, इससे पे भी कई प्रश्न बनते हैं। यानी एन से निकलता है बाहर एस की तरफ जाता है, और अंदर एस से एन की तरफ जाता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 80 नंबर के, किसकी उपस्थिति इंगित करता है? तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव की ओर से बाहर ओर निकलती है और दक्षिण ध्रुव की ओर अंदर से प्रवाहित होती है, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। चलिए अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। कुछ फूल जो है, कुछ फल जो है फूल है, कुछ जो है फल, अगर मान लिया कि ये फूल है, कुछ फल जो है वो क्या है? फूल है, और सभी औषधि जो फूल है अंदर जो हो जाएगा वो औषधि हो जाएगा। क्या है? औषधि हो जाएगा। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना है कि सभी फूल जो है वो औषधि है, ये गलत है। कोई औषधि फल नहीं है, कोई औषधि फल नहीं है, तो ये भी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक और भी बन सकता है कि मान लिया कि ये औषधि है, ये जो है क्या है? फूल है, तो ये हो सकता है ना फल है। इस तरह के भी फल बन सकता है। कोई औषधि फल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं के भी टर्म में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है वो पालन करता है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। क्या है? 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति जो है वो क्या है? अब 1 से लेके 16 तक तो है, ये हो जा रहा है बायां और 1 हो जा रहा है दायां। अब कह रहा है कि सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करने पर, अगर मान लिया कि सपोज दैट पहले जो है सीमा का स्थान जो भी होगा 9वां होगा, परिवर्तन से पूर्व क्या होगा? 9वां होगा, उसको 2 स्थान बाईं ओर खसकाते हैं तो ये 7वां पर आ जाती है। तो कह रहा है कि पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व दिशा क्या थी? तो पूर्व दिशा जो थी वो देखना है। तो टोटल पंक्ति में सीमा पूर्व स्थित पहले टोटल 16 था, उसमें वो पहले 9 पे थी, यानी 16 - 9 + 1 बराबर ये हो जाएगा 8वें स्थान पे थी। क्या है? 8वें स्थान पे। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। एक निश्चित कुट भाषा में टेबल को इस तरह कुटबद्ध किया गया, स्विंग को इस तरह, तो फ्रेम को किस तरह किया जाएगा? अब यही हमें देखना है। TABLE है, यहाँ पर जो है देखना है कि अगर लिखा गया है ELEAT है, यहाँ पर देखिए ई से तो ई गया है, एल से एल है,
और यहाँ पर बी से देखिएगा +3 किया गया, फिर ए को रखा गया, टी को रखा गया है, यानी जो दोनों दो तरफ जो है 2-2 के बराबर है, बीच वाला को +3 किया गया है। यहाँ पर भी देखिए जी को जी से किया गया, एन से एन किया गया, आई से एल किया गया, आई से एल में +3 होगा। तो यहाँ भी ए को खाली +3 करना है, ए को +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी नहीं डी हो जाएगा। अब बाकी सेम आएगा, यानी ई एम डी आर एफ आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, ए होगा, क्या है, ए होगा। शब्द कैप्सूल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, क्या है, स्वर को, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है ये हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। शब्द जो दिया हुआ है CAPSULE दिया हुआ है, इसको बदलेंगे, C को D में, A को Z में, P को Q में, S को T में, U को भी T में, L को M में और E को D में बदल दिए हैं। अब जो बदले हुए अक्षर में इस प्रकार नए शब्द में बाएं से तीसरे जो है वो क्या है, Q है, और दाएं से तीसरे अक्षर जो है वो T है। Q और T के बीच में कितने अक्षर हैं, जो है QRST, यानी 2 अक्षर है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा 2। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ देखिए टेबल को इस तरह लिखा गया है, यानी E को F क्या है +1, L को N किया गया है +2, B को E किया गया +3, A को E किया गया +4 और T को Y किया है +5, यानी सभी में जो है +1, +2, +3, +4 और +5 किया गया। उसी तरह जो है N को O किया गया +1, W को Y किया गया है +2, O को R किया गया है +3, R को B किया गया +4 और C को H किया गया है +5 है। यानी इसी तरह तो ब्यूटी को हम निकाल लेंगे। ब्यूटी के अगर हम करेंगे तो यहाँ से करना लास्ट वाला से 22 से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z आएगा। Z का हमारे पास 2 गो आ गया। चलिए दूसरा T के +2 करेंगे, U V हो जाएगा, क्या है V। तो हमारा आंसर एक ही आ रहा है Z V, यानी आंसर हमारा यहीं पे C मिल जा रहा है, टिक लगा देंगे। चित्र में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस प्रकार के बिल्डिंग को निरूपित करता है। यहाँ पर चित्र ये नहीं दिया हुआ है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 86 का जो अगर हम करेंगे तो एक होगा ये सिंगल बेवल का, क्या है, सिंगल बेवल का A, और इसका जो चित्र होता है वो इस तरह होता है, क्या है, सिंगल बेवल का इस तरह चित्र होता है, सिंगल बेवल बट बेल्ट इस तरह। अगर वर्गाकार बट बेल्ट रहेगा तो इस तरह होगा, सिंगल भी बेल्ट रहेगा तो इस तरह होगा। चलिए अगला देखते हैं। चित्र में दिखाया गया सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त चिन्ह का नाम बताइए। अगर इस तरह सर्किट डायग्राम दिया हुआ है तो ये जो है वो किसका है, वेल का है, क्या है, वेल का है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यही बजर रहेगा तो सिंपल सा बजर का अगर इस तरह रहता है, ये इस तरह रहेगा, यहाँ पर इससे रहेगा, और ये इस तरह, ये जो है किसका है, ये बजर का है, क्या है, बजर का है। और अगर इस तरफ चित्र में रहा इस तरह तो ये जो है वो सायरन का, क्या है, सायरन का होता है, क्या है, सायरन का। हार्न या हूटर के, अगर हार्न या हूटर की बात करें तो ये इस तरह रहेगा, क्या है, इस तरह जो है ये हॉर्न या हूटर का, क्या है, हूटर का। तो आंसर हमारा यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेल हो जाएगा। एक लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, क्या है, दिया जाता है, तो लीडर लाइन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है, तो लीडर लाइन का प्रयोग जो है वो विवरण देने के लिए किया जाता है। लीडर लाइन को किसे, विवरण देने के लिए। एक ठोस गोलाकार गेंद का जो है आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ठोस गोलाकार गेंद का आयतन दिया हुआ है, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर दिया हुआ है 38,808। r क्यूब बराबर होगा 38,808 गुना 7 गुना 3/22 गुना 4। r क्यूब बराबर आ जाएगा, काट पीट कीजिएगा, 441 गुना 21 जो है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, तो 441 को 21 गुना 21 गुना 21
आर की बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा √3 का 21 गुना 21 गुना 21 बराबर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को जो है 8 और 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ जो है कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। यानी जो है 8 महिला बराबर क्या है 12, 8 मेल बराबर 12 फीमेल है, तो 2 मेल बराबर कितना होगा 3 फीमेल हो जाएगा। माना कि x महिलाओं की जरूरत है, तो 12f गुना 1 बराबर 2 इंटू 3f प्लस XF, बस इसे इक्वेट कर देना है। x का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आवश्यकता है महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, वो है 3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बैग में जो है 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 9:5:6 है। कुल धनराशि इतना है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। तो 50 पैसे 25 और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितना है 9x 5x और 6x है। बैग में कुल धनराशि, तो अगर 9x जो है 50 पैसे की, यानी 9x बटा 2 अब प्लस 5x बटा 4 अब प्लस 6x बटा 10 कर देंगे, ये हो जाएगा कुल धनराशि के बराबर हो जाएगा। कुल धनराशि कितना है 317.5 बराबर हो जाएगा 4.5x प्लस 1.25x प्लस 0.6x। क्यों? क्योंकि 10 पैसे वाले जो है वो 10 गो रहेंगे तभी 1 रुपया के बराबर होंगे, इसलिए 10 से ये भागा दिया गया है। x का मान जो यहाँ से निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 317.5 बटा 6.35 यानी 50। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना 25 बराबर 5 गुना 25 नहीं 50, 5 गुना 50 बराबर जो हो जाएगा 250। आंसर हो जाएगा 250। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है 250 है। चलिए, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी भी मिलाता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। माना कि 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया और 5 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 5 यानी 500 रुपया में वो खरीदता है। और दूध कितना है, दूध बनाता कितना है 3 लीटर पानी मिलाने के बाद 8 लीटर बन जाता है। क्या है 8 लीटर बन जाता है। और 8 लीटर के मिश्रण को विक्रय मूल्य करता है कितना 20% लाभ पे, यानी 800 गुना कितना 120 बटा 100 12 96 900 कितना हो जाएगा 60 रुपया में बेचता है। इनकम है 500, बेचता है 960 में, तो लाभ प्रतिशत 960 माइनस 500 बटा 500 गुना 100 यानी 460 बटा 5 यानी 92% का लाभ कमाता है। आंसर हो जाएगा कितना C 92%। इनमें से किन दो भिन्नों को 5/7 और 3/4 के बीच रखा जा सकता है। तो 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.71 और 3/4 को लिख सकते हैं 0.75। इन दोनों के भिन्न को देखना है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो 2/3 का मान हो जाएगा 0.66 ताकि ये तो हमें नहीं आएगा पहले से ही। दूसरा भी 0.5 आ जाएगा। तीसरा C को चेक करते हैं 0.77 आएगा ये पहला का, जबकि हमें 7-5 के अंतर में आना है, तो C भी नहीं आया। D को 8/11 को कितना लिख सकते हैं 0.72। इसको कितना लिख सकते हैं 0.73, यानी हमें आंसर जो आ रहा है वो D ही आएगा। पहले चेक करने से ये सब ऑप्शन जो है वो छट जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन दर्शाता है, और इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक कीटनाशक। क्या है रासायनिक कीटनाशक। अगला है प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजन से संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे कम प्रतिरोधक के कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध होता है। जैसे सपोज दैट कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ... इस तरह का ये आता है। क्या है इस तरह का आएगा, यानी हमें जो इसमें है प्रतिरोधकता जो है वो कम जाएगा। तो आंसर B होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है, और इस नियम को क्या कहा जाता है। तो इस नियम को न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्या दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति से 3 बातों की जानकारी मिलती है। एक तो मिलती है बल का व्यंजक। क्या है
बल का व्यंजक, उसके बाद संवेग की परिभाषा मिलता है, संवेग की परिभाषा मिलता है, और तीसरा आवेग की भी परिभाषा मिलता है। क्या है? आवेग की परिभाषा मिलता है। 3 मिलता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। 100 निब्बल्स कितने बीट के बराबर होते हैं? 100 निब्बल्स, एक निब्बल बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? 4 बीट होता है। क्या है? 4 बीट। और एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। क्या है? 8 बीट होता है, यानी 400 बीट के बराबर होगा। आंसर तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A की कुंजिया का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? Ctrl+A करते हैं तो ऑल को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल कर रहे हैं। Ctrl+A ऑल कर रहे हैं। कुछ और भी शॉर्टकट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया कि कंट्रोल क्या है? Ctrl+D कर रहे हैं तो फ्रंट विंडो को खोल रहे हैं, फ्रंट विंडो को जो है खोल रहे हैं। Ctrl+E कर रहे हैं, +E कर रहे हैं तो क्या हो? पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर रहे हैं। क्या है? जो है सेंटर का है। और Ctrl+ अगर W कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। क्या है? बंद कर रहे हैं। Ctrl+Z कर रहे हैं तो अंडो कर रहे हैं, किए गए कार्य को पहले जैसा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ शॉर्टकट है जिसे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित उसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों को द्वारा उपयोग किए जाने वाले के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा नेट कहा जाता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो कंपनी यूज करता है इंट्रानेट होगा, और सप्लायर, कस्टमर्स और कोलेबरेट्स जो करते हैं वो एक्स्ट्रा नेट होता है, और द वर्ल्ड यूज करता है उसे इंटरनेट कहते हैं। एक्स्ट्रा नेट किसी संगठन के गैर सदस्यों तक सीमित पहुंच की अनुमति देता है, जबकि इंटरनेट आमतौर पर सभी को सभी नेटवर्क संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति देता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण जो है वो नहीं है। तो आइए कुछ इनपुट आउटपुट देख लेते हैं कंप्यूटर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनपुट की बात करें तो एक तो होता है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक जो है ये सब इनपुट है। स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ये सब जो है वो इनपुट है। आउटपुट की बात करें तो ये होगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है आउटपुट हो गया। प्रिंटर जो है प्रिंट करके हम निकालते हैं तो प्रिंटर हो गया। ये प्लॉटर हो गया, या स्पीकर जिससे हमको आवाज़ सुनाई देता है, ये सब जो है वो आउटपुट हो गया। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट उपकरण, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। प्रोजेक्टर क्या है? जो हमें दिखाता है, यानी मॉनिटर की तरह बिहेव करता है, तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। हमारा स्कैनर जो है वो किस में आ रहा है? तो स्कैनर देख लीजिए इनपुट में आ रहा है। क्या है? इनपुट में आ रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये था RRB ALP CBG 2 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट 1। इसी तरह के टोटल 28 सेट हम लेकर आए, तो हमारे चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।